स्वागत है। तो आज हम फिजिक्स का जो अप्लाइड फिजिक्स हमारा जो सीरीज चल रहा है उसका हम सेकेंड यूनिट में आ गए हैं। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे हम लोग पढ़ना। तो सेकेंड यूनिट का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वेक्टर एनालिसिस, मतलब वेक्टर के बारे में देखना है। तो हम पहले टॉपिक पर जो है सेकेंड यूनिट का वेक्टर देखेंगे। तो आइए हम पहले एक चीज़ बता दें आपको उससे पहले कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन में कोई किसी प्रकार का भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कैसे? वो भी आप फेसबुक पे जाए, वहाँ पर सर्च कीजिए वर्टेक्स स्टडी करके, एक पेज खुलेगा आपके सामने, कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आप फॉलो के बटन पे क्लिक करना, फॉलो करना और यहाँ सेंड मैसेज पे मैसेज कर देना। तो हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूर्ण कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर के बारे में। तो देखिए वेक्टर क्या है, जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था तो बहुत जगह ये पढ़ा था भैया, बहुत जगह हम बहुत राशियों को व्यक्त करते हैं। तो क्या था कि हमको क्या देखने में मिला, कुछ चीज़ों तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं, कुछ चीज़ों के आगे कुछ दिशा भी दिखी जाती है। तो मतलब ऐसे क्या था, तो इनको समझने के लिए हम सदिश के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या करते हैं। जैसे देखिए पहले, उससे पहले अगर सदिश में पढ़ना है आगे तो हम पहले देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है। तो आइए देखते हैं। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं, मतलब स्केलर मतलब अदिश राशियाँ और वेक्टर मतलब सदिश राशियाँ। तो पहले देखते हैं हम स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं। भैया जिन राशियों को प्रकट करने के लिए हमें केवल परिमाण, उसके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, तो उसे हम कहेंगे कि ये जो हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी हो गई। और वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात कर लें तो वेक्टर क्वांटिटी में परिमाण जो उसका मैग्नीट्यूड है उसके साथ साथ उसकी दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है हमें। तो जैसे कि देखिए इसमें क्या हो गया हमारा, जैसे इसमें हमारा हो गया क्या, इसमें दूरी हो गया, दूरी। अब आप देखिए दूरी तय कर रहे हैं तो दूरी क्या बोलता है कि चली गई पथ की लंबाई, मतलब बाल यहाँ से यहाँ तक चले तो क्या हो गया, दूरी हो गई। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, दूरी। ठीक है, तो भैया दूरी का कोई दिशा नहीं है कि, लेकिन अगर विस्थापन की बात करें हम तो विस्थापन क्या होता है, सदिश होता है। विस्थापन क्या होता है, सदिश होता है। तो विस्थापन काहे सदिश होता है, क्योंकि विस्थापन हमें दिशा भी बताना पड़ता है, क्योंकि हम उसके न्यूनतम दूरी लेते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो गए, ये हमारी कोई दिशा नहीं थी। हम दूरी ये टोटल जोड़ेंगे दूरी बन जाएगी, लेकिन विस्थापन के लिए हम यहाँ से सीधा यहाँ तक, मतलब दिशा भी आवश्यकता होती है। तो आइए उनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो अदिश राशि वह राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए कोई परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। और सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसमें बात ये हमारा हो जाएगा चाल, इसमें हो जाएगा हमारा वेग, त्वरण इत्यादि ऐसी बहुत सारी राशियाँ। इसमें जो है दूरी, घनत्व, ठीक है। और हमारा इसके बाद में बल क्या होता है, बल होता है भैया सदिश राशि। ठीक है, और इसमें विकृति ले लो, मतलब बहुत सारी राशियाँ हैं। ठीक है, तो ऐसे जब हम पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे खुद ब खुद पता चलता जाएगा कौन सी राशियाँ काहे सदिश हैं और काहे अदिश हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो सदिश और अदिश के बाद में कि अब बात करेंगे हम इसमें अदिश से हमें कोई मतलब है नहीं। अदिश काहे नहीं मतलब है, क्योंकि ये भैया अदिश को करने के लिए हमें सिंपल सा जो हमारा बीजगणितीय रूल होता है वही सब फॉलो होता है। तो उसको हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है कैसे जोड़ा, घटाना, गुणा, भाग करना है। उसके बाद में हम बात किस पे करेंगे, सदिश पे, कि सदिश होगा कैसे, हम क्या नाम है सब कुछ ऑपरेशन करेंगे। तो सदिशों का ऑपरेशन पहले हम देख लेते हैं। जो सदिश हमारे होते हैं वेक्टर, वेक्टर जो हमारे होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो वेक्टर हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पोलर वेक्टर, और इसके बाद में हमारे पास होता है एक्सियल वेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय, इसको बोलते हैं अक्षीय। इसको ध्रुवीय अच्छे सदिश बोलते हैं, इसको अक्षीय सदिश। ये क्या होता है, ध्रुवीय सदिश में क्या होता है भैया, जब कोई ऐसा सदिश हो जो एक तरफ एक ही बिंदु से स्टार्ट हुआ हो या किसी बिंदु की ओर कार्य कर रहा हो। जैसे मान लो ये हमारा हो गया, अब ये इस मान लो बिंदु की तरफ कार्य कर रहा है, तो ये जो हमारा होगा ये होगा
कौन सा सदिश होगा? ध्रुवीय सदिश होगा। और ये जो बताते हैं हमारे अक्षीय, ये हमारी घूर्णन प्रवृत्ति को बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई घूर्णन तल हो, ये कोई घूर्णन तल है, ये ठीक है, ये तो ये जो सदिश होगा हमारा, ये होगा, ये घूर्णन अक्ष, जो अक्ष घूर्णन तल होता है उसके अक्ष की दिशा में काम करते हैं, अक्षीय दिशा में काम करते हैं, इन्हें कहते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं आगे टॉपिक पे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर के जो होते हैं संकेतक और उनको कैसे कैसे हम प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, वो चीज़ें देख लेते हैं हम। तो देखिए, वेक्टर को हम लिखने के लिए क्या करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर, मतलब डार्क में कैपिटल लेटर यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर हमें लिखना है वेक्टर, तो ये जो हमारा ये होगा डार्क में कैपिटल, और इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं, मतलब तीर लगा देते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होता है, ये तो उसका प्रमाण होता है और ये इसकी दिशा को बताती है तीर। ठीक है, ये हमारा हो गया जब हम उस तरह से लिखते हैं। लेकिन अगर ग्राफीय रूप में हमें लिखना हो तो केवल तीर लगाते हैं, जिसमें जो उसका एरो जो बताता है उसकी दिशा बताता है, और ये विशिष्ट पैमाने पर इसकी जो है परिमाण, ये जिसकी लंबाई जो होती है उसका परिमाण को बताता है। तीर का जो लंबाई होता है वो उस राशि के परिमाण को बताता है। ठीक है, विशिष्ट पैमाने पर। अब देखिए क्या होता है, जो इसका आगे वाला भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं, जो इसका स्टार्टिंग बिंदु होता है तीर उसका वेक्टर का, उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु या मुख्य बिंदु बोलते हैं। और जो पीछ मतलब पुच्छ जो भाग होता है, मतलब पीछे का जो भाग होता है पूछ वाला, उसे हम लोग शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनके नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन थे वेक्टर की, कि कैसे कैसे हमें वेक्टर को लिखना है और कैसे कैसे समझना है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर की, मतलब कैसे कैसे वर्गों में क्लासिफिकेशन किया गया है इनका वेक्टर का, वो चीज़ हम देखेंगे इसके बाद। तो आइए देख लेते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कि भैया जो वेक्टर का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है, किन किन भागों में वर्गीकरण किया गया है, तो वो जो हम देखेंगे वो आगे हम देखते हैं। पहला हम देख लेते हैं इक्वल वेक्टर, मतलब समान सदिश क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई सदिश है और ये कोई सदिश है। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा बनाइएगा, सीधा बनाइएगा, बार बार टेढ़ा हो जा रहा है यार। ठीक है, ये और ये वेक्टर बी। तो भैया इक्वल होने का जो रूल है कि इक्वल कब होंगे, जब इनका जो परिमाण हो, दोनों का परिमाण मैग्नीट्यूड जो है इक्वल हो और इनकी दिशा भी समान हो, तो ऐसे सदिश को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। ठीक है, मतलब कि दोनों सदिशों का परिमाण और दिशा दोनों समान हो तो उन्हें बोलेंगे और उनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इसके बाद अपोजिट वेक्टर की। इसको बोलते हैं विपरीत सदिश। विपरीत सदिश में क्या होगा, सेम वही कंडीशन होगा, इस बार इसका डायरेक्शन जो है एक का चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों का परिमाण समान हो लेकिन दिशाएं जो है एक दूसरे के विपरीत हो तो उन्हें बोलेंगे विपरीत सदिश। ऐसा कब, देखो एक चीज़ और बता दें आपको, जब किसी सदिश के साथ, जैसे सदिश हमारे पास वेक्टर ए लिखा है और इसके आगे हम ऋण चिन्ह लगा दें या उसका चिन्ह बदल दें तो वो क्या होते हैं, विपरीत सदिश बन जाते हैं। मतलब भैया ये समझो, अगर ये वेक्टर ये था, ठीक है, तो इसको माइनस लगाया तो ये वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, इसका दिशा जो है चेंज हो गया। ठीक है, तो माइनस लगा के भी दिशा चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। अब इसके बाद बात करते हैं, तीसरा वेक्टर हमारे पास है जो तीसरा हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं कोलिनियर, मतलब संरेखीय सदिश। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, देखो दो सदिश, उनका परिमाण चाहे समान हो और चाहे भैया अलग अलग हो, तो लेकिन उनकी जो वो दोनों एक दूसरे के समांतर हों तो उसे हम बोलेंगे संरेखीय सदिश। जैसे देखिए हमारे पास कोई वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है,
परिमाण तो इनका परिमाण अलग अलग है, लेकिन दिशा समान है, और दिशा भी नहीं, दिशा समान है, और इनका ये पहली बात मेन कंडीशन ये है कि भैया एक दूसरे के समांतर है, तो ये संरेखीय हैं। ठीक है, अभी देख लीजिए, मान लो जैसे ये वेक्टर ये था हमारे पास और ये वेक्टर भी इधर जा रहा है, ठीक है, तब ये भी संरेखीय होंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के समांतर हैं। अब इसके बाद हम चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा हमारे पास है सहप्रारंभिक सदिश बोलते हैं जिसे हम, ठीक है, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसियल। ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं, मतलब एक ही जगह से स्टार्ट हो। जैसे मान लो ये हमारा कोई बिंदु था, यहाँ से एक सदिश जा रहा है, ये यहाँ पे B और यहाँ पे C, तो ऐसे सब सदिशों को हम क्या बोलेंगे, जो एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं, उन्हें बोलेंगे सह प्रारंभिक सदिश, यानी कि कोइंसियल वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। हमारा 5वां नंबर क्या है, आइए देखते हैं। पांचवा हमारे पास है कोप्लेनर। पांचवा हमारे पास है कोप्लेनर वेक्टर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, कोप्लेनर को हम बोलते हैं समतलीय सदिश। समतलीय सदिश क्या होता है? जिसे भैया सारे वेक्टर जो हैं एक ही तल में हों, एक ही तल में हों। जैसे ये मान लो कोई तल था हमारा, एक ही तल में, ये व्हाइट बोर्ड जो हमारा एक तल है, और तल में भैया की ये सब जो क्या है एक ही तल में है। जैसे मान लो ये B C D और ये, तो इन सबको क्या बोलेंगे, जो सभी सदिश एक तल में हो तो उन्हें बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर, यानी समतलीय सदिश। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर की, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, एक हो, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। मतलब सदिश जो हो उसका परिमाण जो हो, मैग्नीट्यूड जो हो, वो एक हो। ठीक है, तो इसे कैसे निकालेंगे हम? इसको हम हमेशा, जैसे हम ये कैप से लिखेंगे, ये कैप लगा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर ये कैप से लिखेंगे। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास सदिश ये था, तो क्या करेंगे हम, उसके सदिश को, ठीक है, सदिश को उसके मापांक से, इसके मापांक मतलब मैग्नीट्यूड जो उसका आएगा, उससे अगर हम भाग दे दें, किससे, उसके मैग्नीट्यूड से, जो उसका परिमाण है, उस सदिश को उसके परिमाण से अगर भाग दे दें, तो हमें इकाई सदिश मिल जाता है। इकाई सदिश को हम लिखते हैं, कैप लगा देते हैं सदिश के ऊपर, तो वो हो जाता है इकाई सदिश। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे हम, बात करते हैं हम ऑर्थोगोनल वेक्टर की। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, मतलब लंबकोणीय सदिश क्या होता है। जैसे हमारे जो तीन अक्ष होते हैं XYZ, उनकी दिशाओं में जो हमारा एकांक सदिश हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे, जैसे मान लो हमारे पास वेक्टर ये था, कोई मतलब बिंदु है, कैसी होती है, ये हमारा Y एक्सिस, ये हमारा X एक्सिस और ये Z एक्सिस। ठीक है, इधर की जब जो होगा एकांक मतलब, और इधर इसको हमेशा जो X पे होगा उसको I, और Y पे जो होगा उसको J, और Z पे जो होगा उसको K पे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं I कैप, J कैप और ये K कैप। तो इससे क्या है, मतलब एक ऐसे एकांक सदिश, ठीक है, या इकाई सदिश जो इन मतलब लंबकोणीय दिशाओं की तरफ हो, मतलब कि इन तीनों दिशाओं की तरफ हो, तो उन्हें बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लंबकोणीय सदिश कहेंगे। ठीक है, जैसे अब देख लेते हैं हम, जैसे I का जो मॉड होगा बराबर K का जो मॉड होगा, मतलब इनका मापांक, परिमाण, मैग्नीट्यूड, और ये J का जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य सदिश। क्या बोलते हैं, शून्य सदिश। मतलब भैया नाम से पता है कि जो ऐसे वेक्टर या ऐसे सदिश जिनका परिमाण यानी जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो, 0, उन्हें क्या बोलेंगे, शून्य सदिश। मतलब भैया साफ है, जैसे वेक्टर ये था ये, और इसका परिमाण कितना वेक्टर ये का, ये हो 0, तो भैया क्या हो जाएगा, ये जीरो वेक्टर। दैट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोकलाइज्ड
लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है, वेक्टर। इनको हम हिंदी में बोल देते हैं स्थानीय नियत सदिश। ऐसे सदिश जिनका भैया प्रारंभिक बिंदु नियत हो, जैसे मान लो हम यहाँ से ही जो उसका बिंदु नियत हो, तो ऐसे सदिश को हम बोलेंगे स्थानीय या नियत सदिश, इंग्लिश में लोकलाइज्ड वेक्टर। अब बात कर लेते हैं फ्री वेक्टर की। फ्री वेक्टर क्या होता है? फ्री वेक्टर ये होता है जिनका प्रारंभिक बिंदु नियत ना हो। अगर उसी लाइन में अगर हम वेक्टर को आगे कर दें या पीछे कर दें तो वेक्टर पे कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे मान लो हमारा वेक्टर यहाँ पे था, ठीक है, फोर्स ऑफ एक्शन उसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन जो था उसका यहाँ पे। अब इसी के रेखा में आगे हम लाइन ऑफ एक्शन बना देते हैं इसका, यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं सर, इसको यहाँ पे कर देते, यहाँ से कर देते हैं, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये होते हैं फ्री। यहाँ क्या था, मुझे नियत था, यहाँ से हटना नहीं था उसको, वो उसका बिंदु जो था प्रारंभिक बिंदु फिक्स था, यहाँ पे फिक्स नहीं है, फ्री है, ठीक है। अगर उसी के लाइन में उसको हम आगे मूव कर रहे हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। अब आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारी थी वेक्टर को हमने समझा। अब वेक्टर पे ऑपरेशन कैसे कैसे करना है। जैसे वेक्टर भैया राशि है, तो राशियों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ हम उसके साथ करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले देखिए जब आप कक्षा 8 में थे, पहले कक्षा 8 या उससे नीचे थे, पहले आपको क्या सिखाया गया था? जोड़, फिर घटाओ, फिर गुणा, फिर भाग। तो पहले हम अब वेक्टर का एडिशन के बारे में सीखेंगे। वेक्टर एडिशन मतलब वेक्टर को कैसे कैसे जोड़ा जाएगा। अभी तो हम वेक्टर जानेंगे कौन कौन से वेक्टर होते हैं, वेक्टर कैसे होते हैं, लेकिन वेक्टर को अब जोड़ने की भी जरूरत तो पड़ेगी भैया। वेक्टर जोड़ेंगे, वेक्टर को घटाने को, वेक्टर को गुणा, सब जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम एडिशन के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद में आगे देखेंगे। तो चलिए पहले वेक्टर एडिशन के बारे में देख लेते हैं। कुछ उसके स्टैंडर्ड रूल हैं वो देख लेते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब सदिशों का जोड़, ठीक है। तो सदिशों के जोड़ में भैया देखो, सदिश को जोड़ने के लिए हम कुछ ऐसे स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं, मतलब फार्मूले क्या कह लें, फार्मूले ही कह लो या डेरिवेशन कह लो, उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। तो पहले हमारे पास है, पहला है इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब त्रिभुज के जोड़ का जो है त्रिभुज नियम। इसमें क्या होता है, त्रिभुज नियम में ये देखना है भैया, अगर हम दो वेक्टर को किसी त्रिभुज के दो भुजाओं से निरूपित कर सकें, मतलब प्रकट कर सकें, तो उनका जो क्या होगा, उनका जो भैया वो होगा, क्या कहते हैं, परिणाम होगा, मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे ये कोई वेक्टर ये लग रहा है, ठीक है, और ये कोई वेक्टर बी लग रहा है, तो ये क्या देखें, अगर हम एक त्रिभुज बन रहा है, दो भुजाओं से निरूपित हो रहा है, ये मान लो इसे थीटा डिग्री पे लग रहा है, तो अगर ये जो इनका परिमाण हो जाएगा ये हो जाएगा आर, मतलब उसकी त्रिभुज की तीसरी भुजा जो इसको क्लोज करेगी, जो इसको क्लोज कर रही है तीसरी भुजा, वो उसका जो है परिमाण हो जाएगा, ठीक है। तो आइए यही डेरिवेशन करके हम फार्मूला निकालते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ये, ठीक, ये वेक्टर बी, यहाँ पे कुछ लग रहा है इस तरह से, ये वेक्टर बी हो जाएगा हमारा, ये से कितने डिग्री पे, थीटा डिग्री पे लग रहा है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मान लो फाई बना रहा है कोण, ठीक है। और ये क्या था, उसका रिजल्टेंट था, ये वेक्टर बी था। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से एक लंब डाल देंगे, इस पर क्या डाल देंगे, लंब, ठीक है। इसको मान लो हम ओ मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लो m और n, ठीक है, और इसको मान लो c, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप, इसमें ये निकालना है हमने। अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए इग्नोर करें तो ये देखें एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये ONM, हम ONM की बात करें अगर, तो क्या हो रहा है, ये बन रहा है, नहीं बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है ना। तो इसी करना है, इसी तरह में निकालना है। तो अगर यहाँ b है, अगर इस b को हम थोड़ा इस तरह से कर देखें, ये हमारे पास b है वेक्टर, और ये CM है, ठीक है, और ये चीज़ें जो इसके ऊपर इस तरह से एक आएगा, ठीक है। अब देखिए CM को हम क्या लिख सकते हैं, ये थीटा कोण बना रहा है भैया, तो इसको करेंगे, ठीक है, तो ये b कितना हो जाएगा, b cos थीटा, और ये b sin थीटा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे होगा तब ना,
अब वही चीज़ यहाँ है, तो इसको हमने, ये हमारा हो जाएगा बी साइन थीटा। अब यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, तो आर यहाँ से जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय लगा दो सीधा सीधा भैया, तो ये ओ एम कितना हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस, ठीक है। ये नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो बताना भैया, ये चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ है, यही समझना इसमें केवल, बाकी कुछ नहीं है। यही देखो हम बी को हमने क्या किया है, तोड़ दिया है। जब थीटा पे बना रहे तो ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, ये बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया है, ठीक। अब देखो, अब ये हो गया हमारा, ये तो पूरा आधार हो गया। अब लंब कितना है, एम एन है, तो एम एन का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कितना है, ओ एम कितना है, ओ सी प्लस सी एम का होल स्क्वायर प्लस एम एन का होल स्क्वायर। अब ओ सी कितना है हमारा, ये वेक्टर ये प्लस ये कितना है, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एम एन कितना है, बी साइन थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे करें, इसका हम खोल दें इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a बी कॉस थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए बी कॉस स्क्वायर थीटा, बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा बराबर कितना, आर के, सॉरी आर स्क्वायर के, ठीक है। ये आर स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। अब देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। अब इसको जब हम आर लिखेंगे तो आर, इसको अंडर रूट लगा देंगे, तो अंडर रूट जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, 2ab कॉस थीटा। अब अगर हम कोई भी रिजल्टेंट निकालना हो, उसके अंदर थीटा पता हो हमें और ये और बी का प्रमाण पता हो, तो हम उससे रिजल्टेंट उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। दो अगर वो हों सदिश और उनका रिजल्टेंट कह रहे हैं वो प्रमाण पता हो और उनके बीच का एंगल जिस पे वो लग रहे हैं, जिस एंगल पे लग रहे हैं दोनों, तो हम उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी तो कमेंट करके बताइएगा, हम दूसरे लेक्चर में बता देंगे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप हमने जो बताया वो वर्टेक्स वाला स्टडी करके फेसबुक पर सर्च करने के लिए आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा, तो उस पर भी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पूरी। बाकी उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे हम देख लेते हैं। ये तो हमारा था, क्या था, रिजल्टेंट निकल गया। अरे रिजल्टेंट हमारा किस एंगल पे लग रहा है, ये फाई एंगल पे लग रहा है। रिजल्टेंट भी तो किसी एंगल पे है ना, फाई एंगल पे है। अब हम उसके बीच का कोण, रिजल्टेंट के बीच का कोण निकालेंगे, कितना है, मतलब फाई निकालेंगे हम। तो यहाँ से अगर हम फाई निकालें तो क्या निकालेंगे, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आप देखिएगा। चलो अभी साफ कर देते हैं इसको, तो आगे बात करते हैं पूरा, ठीक। ये समझ में आ गया ना, साफ कर रहे हैं फिर इसको हम, चलिए। अब एक चीज़ बताइए, जब हम एंगल किसी चीज़ के निकालते हैं तो कहाँ टेन रखते हैं, क्या लिखते हैं, अगर हमेशा प्रवणता के लिए, झुकाव के लिए टेन यूज किया जाता है, तो टेन यहाँ पे निकालेंगे तो टेन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आगे देख लेते हैं, टेन फाई। अब यहाँ पे आपको पता होगा लाल बटे कक्का, ठीक है। यहाँ से टेन निकालना है तो साइन कॉस टेन, लंब बटा आधार, लंब क्या है इसमें, बी साइन थीटा, कितना है, बी साइन थीटा, ठीक है। और इसमें जो है आधार कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, टेन फाई, ठीक है। यानी यहाँ से एंगल अगर हम फाई निकालें तो हो जाएगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, झाम है थोड़ा सा है, देख लीजिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें। देखिए टेन इनवर्स बी साइन थीटा बटे ए प्लस कॉस थीटा, ठीक है, करेक्ट।
अब इसके बाद हम इसका दूसरा जो नियम है समांतर चतुर्भुज का नियम वो देखेंगे। ये तो हमारे ट्रिंगल वाला था, अब हम चतुर्भुज के नियम को भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों का प्रमाण एक ही आता है, आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखना दोनों जरूरी है, तो देख लेते हैं हम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब से वेक्टर संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है ये देख लेते हैं। देखिए ये समांतर चतुर्भुज नियम इसका ये कहता है, अगर हम किसी बिंदु पर लग रहे दो वेक्टर को चतुर्भुज की किसी दो भुजाओं से निरूपित कर सकें, ठीक है, तो उनका जो परिणामी होगा, उनका जो रिजल्टेंट होगा, उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा। मान लीजिए यहाँ पे था, ये हमारा वेक्टर ये है, ये हमारा वेक्टर बी है, ठीक है, ये मान लो कुछ थीटा एंगल पे लग रहे हैं। अब ये हमारा चतुर्भुज कंप्लीट हुआ। अब ये क्या हुआ, जो इसका ये विकर्ण होगा, ये आर, ये इन दोनों का क्या होगा, क्या होगा, अरे भैया उसका विकर्ण जो होगा इन दोनों का परिणामी होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का वेक्टर आर, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन हम करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक, और एस, अब यहाँ पे एक लंब फिर डाल देते हैं सीधा सीधा हम इस पे, और ये दूसरे पे थीटा एंगल पे लग रहे थे, ये हमारा एन हो जाएगा। सेम वही त्रिभुज वाला फार्मूला यहाँ, ये देखो, ये अब यहाँ ये आर निकालना था, इतना भूल जाओ, यहाँ पे देखो सेम त्रिभुज वाला सिस्टम, ठीक है, जो ट्रेंगल वाला पीछे हम पढ़े हैं यही सेम वही फार्मूला, तो ये हो जाएगा हमारा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। अब यहाँ से अगर हम निकालें आर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही ओ एन का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो गया, लंब कितना है एन क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है देखिए, ओ एन बराबर किसके हैं, ओ एन हमारा बराबर है ओ पी प्लस पी एन, ठीक है, का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा एन क्यू का होल स्क्वायर। इसका जब वैल्यू पुट करेंगे तो ओ पी ए, इसके परिमाण कितना ये है, और ये कितना है बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा, सॉरी बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये फिर वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, खट से खोल देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहीं से सीधा कर लेते हैं पहले, तो देखिए वो नहीं लिखते पहले यही करते हैं, तो ये हो जाएगा 2ab कॉस थीटा प्लस, अब ये लिख देते हैं बी साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए यहाँ दोनों में बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है एक, अभी पीछे किए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा एक, मतलब इनका वैल्यू कितना एक, अब ये हो जाएगा हमारा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये कितना है आर स्क्वायर, यहाँ से आर निकालेंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे इस पर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये फार्मूला हो गया। सेम वही फार्मूला है, अगर हमें उनका ये पता हो, क्या प्रमाण पता हो और बी का प्रमाण पता हो, और उनके बीच में जो एंगल है किस एंगल पे वो लग रहे हैं वो पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट उनका निकाल सकते हैं, ठीक है। और अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं कोण की, कि कोण कितना होगा, रिजल्टेंट कहाँ और कैसे कितने कोण पे लगेगा, वो चीज़ देख लेते हैं। अब आइए रिजल्टेंट देख लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम फिर वही इसी तरह अल्फ़ा निकालेंगे, टेन अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा, वही सेम बी साइन थीटा
अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। कैसे? लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम कुछ कंडीशन देख लेते हैं कि क्या होगा जब क्या हो। तो इसे देख लीजिए। मान लीजिए जो दोनों सदिश हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या हों, एक ही दिशा में लग रहे हो या एक ही समान हो, एक दूसरे सदिश, तो वहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अरे ये भी इधर ही लग रहा है, ये भी इधर ही लग रहा है, एक ही दिशा में लग रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा तो आर इक्वल टू क्या आएगा? अब यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है? कॉस 0 का मान कितना होता है? कॉस 0 का मान 1 होता है। तो हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया हमारा। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम अगले कंडीशन की। और इसका यार दूसरा कंडीशन, जब दोनों जो है सदिश एक दूसरे के परस्पर लंब हो। मतलब क्या हो? जैसे ये वेक्टर ये हो और ये वेक्टर बी हो, मतलब दोनों एक दूसरे के लंब हो, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ आर के इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो पहले देख लेते हैं। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का मान 0 होता है यार। तो आर इक्वल टू अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल 0 हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम किसकी बात कर लेते हैं? अब बात कर लेते हैं हम इनके बीच के पर इसका जो एंगल होगा, मतलब एंगल कितना होगा? tan फाई की बात करें तो tan फाई की बात क्या होता था? b साइन थीटा, मतलब साइन 90 बटे ए प्लस बी कॉस 90। कॉस 90 0, साइन 90 1, यानी कि b बाई ए। सीधा सीधा लगा देंगे। अगर 90 डिग्री पे हैं तो सीधा एंगल निकालना, तो b बाई ए कर दो, सीधा एंगल आ जाएगा किस एंगल पे वो लग रहा है। ठीक है, tan फाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर फाई की वैल्यू निकालें tan इनवर्स b बाई ये हो जाएगा। सीधा लिख लेते हैं, जैसे मान लो फाई इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अगर वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, मतलब एक दूसरे के विपरीत हों, कैसे विपरीत हों आगे देखते हैं। अगला कंडीशन हम जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हों तो क्या होगा? जैसे ये वेक्टर है और एक वेक्टर ये, दोनों एक दूसरे के क्या विपरीत, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कॉस 180 डिग्री का मान -1। ठीक है, पता होगा ना इतना तो। अब बात कर लेते हैं आर की। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मतलब कॉस 180, सीधा सीधा लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम निकालें क्या, अगर tan फाई का मान निकालें, ठीक है, चलो अभी ऊपर बता रहे, इसको साफ कर लेते हैं, नीचे ज़्यादा। मतलब क्या आया था हमारा? आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या हो जाता है? ये माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आर इक्वल टू ए माइनस बी। एक जरा वो भी करेक्शन कर लीजिएगा, पीछे वाला छूट गया आपका। बता रहे हैं जो हम पहले बताए थे पहला कंडीशन में कि जब हम थीटा इक्वल टू 0 लिए थे तो वहाँ पे क्या आया था? वहाँ पे हमारे पास आया था आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? आर। और ये आर जब कब होगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, मतलब एक ही दिशा में हो, तब की बात बता रहे हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी।
अब बात कर लेते हैं हम, जो हम तीसरी कंडीशन 180 अंश वाला पढ़ रहे थे उसमें एंगल निकालने की बात हो रही थी। ठीक है, तीसरे कंडीशन में हमने थीटा इक्वल टू कितना लिया था, तीसरे कंडीशन में हमने थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लिया था। ठीक है, जब 180 डिग्री लिया था थीटा इक्वल टू, तो उसमें हमने निकाल लिया, रिजल्टेंट कितना आया, आर इक्वल टू हमारे पास आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है -1। ठीक है, अब ये आर इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ से अगर हम फाई निकालेंगे, tan फाई की मान, tan फाई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b साइन 180 अपॉन ए प्लस बी कॉस 180। ये टोटल कितना होता है 0, अर्थात फाई की वैल्यू, tan फाई की वैल्यू 0। ठीक है, tan फाई की वैल्यू 0, ये हमारा हो गया। चलिए अब आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड अप करते हैं। आगे हम सदिशों का अभी हम एडिशन पढ़ रहे थे, इसके बाद हम वियोजन या सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। ठीक है, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारा वीडियो लेक्चर देखते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।